हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के टॉपिक 2 के साथ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले पता करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी की हेल्प से डिफाइन करा गया है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ है रेट ऑफ अ रिएक्शन के बारे में। ये हमें बताता है कि रेट डिपेंड किस पे करता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात करा था कि इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करा जाता है। हमने कहा था इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। हम बात कर रहे हैं रेट के बारे में। अब रेट क्या है, वो किस पर डिपेंड करता है, ये प्योरली यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं साइड से एक चीज़ ऐड करूँगी यहाँ पे। जो रेट होता है जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स में कंप्लीटली डिफाइन करते हैं, हम उसे कहते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो रिएक्शन के रेट से हमारा क्या मतलब है? दैट मीन्स रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है या रिएक्शन में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे आ रहे हैं। अगर रिएक्शन हो सकता है बहुत फास्ट हो सकता है रिएक्शंस बहुत स्लो हो, कुछ मॉडरेट हो। तो रिएक्शन के बारे में या उसके स्पीड के बारे में बताने के लिए हम टर्म को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन उसी के बारे में हमें बता रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या मैं कहूँ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फर्स्ट रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए और सेकंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब तक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी यहाँ पे रेट के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम भी रेट के बारे में बात करते हैं। तो ये होना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactant। इसका मतलब कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन ये हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी लेते हैं, जिसका डिनोशन मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर ए से बी रिएक्शन जा रहा है, अभी हम लोग को रिवर्सिबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जस्ट रेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो रेट ऑफ आ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अभी रिएक्टेंट है ए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए, और ये कंसंट्रेशन मोर प्रिसाइसली रहने वाली है मोलैरिटी। मोलैरिटी। सो मोलैरिटी यहाँ पे हमारे पास बताता क्या है, तो चलिए थोड़ा सा साइड में एक मैं बता देती हूँ उसके बारे में। सो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो होगा लीटर में। तो ये हम लोग मोलैरिटी इस स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करने वाले हैं। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रेट को हम लोग अभी स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे, जो नॉर्मल डिनोशन है चैप्टर्स में यूज़ होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है और हम जब इक्वालिटी लगाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, हम उस कांस्टेंट को स्मॉल के से डिनोट करते हैं और आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे जो ये स्मॉल के हमने यूज़ करा है इसे कहा जाता है रेट कांस्टेंट। और अगर थोड़ा प्रिसाइसली कहें, क्योंकि ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो इसे अभी हम लोग डिनोट करेंगे के एफ से, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये रेट कांस्टेंट है, हम जिसे के या स्मॉल के से डिनोट करने वाले हैं, और ये है रेट एक्सप्रेशन कि रेट डिपेंड कर रहा है ए पे। थोड़ा सा हम रिएक्शन को अब मॉडिफाई करते हैं, इसमें कुछ कोएफिशिएंट्स लेके आते हैं। तो लेट्स से हमारे पास रिएक्शन है ए गिव बी बी। मैंने मॉडिफिकेशन इतना करा है कि ए और बी में कोएफिशिएंट्स ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। तो इसमें देखते हैं क्या चेंज होगा। जब कोएफिशिएंट्स होते हैं तो हमें चेंज बस इतना करना होगा कि ये जो कंसंट्रेशन हम लोगों ने लिखा है इसकी पावर पे इन कोएफिशिएंट्स को हमें रेस करना होगा। दैट मीन्स ए पावर ए, ये अब हमें दे देगा एक रेट एक्सप्रेशन को। तो ये रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा अगर ऐसा होगा। एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लिखेंगे जिसके लिए रेट कांस्टेंट लिखते हैं। तो
for a reaction A plus B give C plus D। ये रिएक्शन है हमारे पास। इसके लिए हम लोग को रेट एक्सप्रेशन लिखना है जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग, देन हमें रिएक्टेंट लिखना है ए, जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर में रहेगा, और ये कोएफिशिएंट्स रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आने चाहिए। ये बैलेंस रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। जो दूसरा रिएक्टेंट है वो भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, बी कंसंट्रेशन रेस टू बी। तो ये होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस जनरल रिएक्शन के लिए जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन सभी रिएक्टेंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सेम वे में नोट करेंगे। तो ये होगा रेट एक्सप्रेशन एक जनरल रिएक्शन का। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन जिसमें हम लोगों ने कहा कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और कंसंट्रेशन हम लेने वाले हैं मोलैरिटी। अभी चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे और देखते हैं इसी की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन इसी टर्म में करा गया है, या हम कहें तो रेट कांस्टेंट्स की हेल्प से। रेट कांस्टेंट जैसे हम लोग ने स्मॉल के से यहाँ पे डिनोट करा हुआ है। ये रेट कांस्टेंट के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता दूं। रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये कांस्टेंट है बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि गैस कांस्टेंट आर है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है। ये रेट कांस्टेंट तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आप टेम्परेचर चेंज ना करें। दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड रिमेन कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन के साथ भी चेंज होता है। तो अगर एक फिक्स्ड रिएक्शन को फिक्स टेम्परेचर पे एनालाइज करा जाएगा देन इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो चलिए चलते हैं जनरल रिएक्शन के लिए। फॉर अ जनरल रिएक्शन, सेम रिएक्शन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये जनरल वे है, हम दो रिएक्टेंट ले लेंगे और दो प्रोडक्ट। बट अब की बार इस रिएक्शन को हम लेने वाले हैं रिवर्सिबल। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और बैकवर्ड में भी। तो ये आगे फॉरवर्ड है और पीछे जाने वाला बैकवर्ड है। तो इन दोनों डायरेक्शन के लिए हम रेट लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ऐसा मानते हुए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, फॉरवर्ड है तो हम फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट KF लिख लेंगे, यहाँ पे मेंशन करते हैं KF फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड के लिए लिखेंगे KB। तो KF और KB ये दो हमारे रेट कांस्टेंट है, एक फॉरवर्ड के लिए रहेगा एक बैकवर्ड के लिए। तो KF A पावर A B पावर B, ये सेम है जैसा मैंने यहाँ पे ऊपर अभी लिखा हुआ है, उसी के जैसा ही हम लोग ने फॉरवर्ड रिएक्शन को लिख दिया है। चलिए बैकवर्ड के लिए लिखते हैं। सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, बैकवर्ड का मतलब होगा C प्लस D से रिएक्शन फॉर्म कर रहा होगा A प्लस B, क्योंकि C प्लस B स्टार्टिंग में है रिएक्शन के, तो अब ये रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करे जाएंगे, और A और B क्योंकि अब बन रहे हैं तो इन्हें प्रोडक्ट माना जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमने कांस्टेंट KB लिखा हुआ है तो हम इसे KB रखेंगे, और रिएक्टेंट अब हो गए हैं C और D, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D। तो ये हम लोगों ने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो अभी हम लोग बढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने की तरफ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हमने कहा था एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दोनों ही रेट बराबर होते हैं, और रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने लॉ ऑफ मास एक्शन से ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसे मैं 1 और 2 मार्क कर देती हूँ। तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे यूजिंग 1 and 2।
यूजिंग 1 एंड 2, रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगी KF A पावर A B पावर B, देन KB के लिए C पावर C D पावर D। तो ये हम लोग ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को ही पुट कर दिया है। देन हम लोग KF अपॉन KB ये वन साइड पे नोट करने वाले हैं, और रेस्ट जितने भी कंसेंट्रेशन है उन्हें हमें लिखना होगा अदर साइड पे, डिवाइडेड बाय A पावर A B पावर B। तो इसे हमने शिफ्ट कर लिया है, और ये जो हमारे लिए अभी एक न्यू रेशियो आया है KF अपॉन KB, इसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल K से, जिसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो the ratio KF upon KB is known as equilibrium constant. Equilibrium constant, इसे equilibrium constant कहते हैं हम लोग, equilibrium constant। जैसा कि हम कह चुके थे, स्मॉल के रेट कांस्टेंट को डिफाइन करता है, ये टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्मॉल के रेशियो से ही बनाया गया है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी प्योरली डिपेंड करने वाला है टेम्परेचर पे। ये सिर्फ तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इन केस आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। हमें फाइनली अपना एक्सप्रेशन मिल चुका है। तो अगर हमने जनरल रिएक्शन जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा है जनरल रिएक्शन, इस जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D, देन डिवाइडेड बाय A पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। चलिए इसे एक रिएक्शन पे लेके हम लोग बताते हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नोट करा जाएगा। एक एग्जाम्पल लेना होगा हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 गिव 2HI। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, यहाँ पे न्यू कंपोजिशन हो रही है फॉर्म, और हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। ध्यान रखिएगा वो कोएफिशिएंट्स बैलेंस रिएक्शन के हैं, तो अनटिल अनलेस रिएक्शन बैलेंस नहीं है तब तक हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिख सकते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल K से डिनोट करा जाएगा, और न्यूमरेटर में आता है प्रोडक्ट जो राइट साइड पर लिखा होगा, पावर उसमें कोएफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में आते हैं रिएक्टेंट्स। यहाँ पे क्योंकि कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ I2। एक और रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में हम लोग ले लेते हैं N2 प्लस H2 गिव NH3। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा कोएफिशिएंट को लिखने के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो हम लिखेंगे NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 H2 पावर 3। तो अगेन हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है कांस्टेंट 2 पावर NH3 के लिए और 3 पावर H2 के लिए। तो ये अगेन एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हमने इसके लिए लिखा गया है। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जस्ट हम लोग नोट करेंगे कि ये क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विलिब्रियम में एज अ नोट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, फॉर इक्विलिब्रियम जितने भी सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसीडर करे जाते हैं, एंड अदर वन इज लिक्विड, प्योर लिक्विड, एक्वस नहीं, हम लोग लिखेंगे सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट जितने भी होते हैं उनका एजम्पशन बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करके रखते हैं 1। तो जहाँ पे भी सॉलिड या लिक्विड आए उनको हम लोग 1 पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन लिखने के बाद। ऐसा एक एजम्पशन लिया गया है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के कंसंट्रेशन में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नोटिस नहीं करा जाता है। चेंज आता ज़रूर है लेकिन वो चेंज नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हम उसको कंसीडर अगर एक कांस्टेंट वैल्यू कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रिएक्शन में।
जिसके चलते हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बन जाए, क्योंकि एक स्मॉल चेंज को नोटिस करने के लिए हमें पॉइंट्स में चीज़ें लिखनी होंगी और वो थोड़ा रिएक्शन या वैल्यूज़ को कॉम्प्लेक्स कर देगा, इसलिए हम लोग सॉलिड और लिक्विड के कंटेंट को 1 मानते हैं। तो ये बात हमें नोट रखनी होगी। तो इस बात को एक एग्जाम्पल में लिख देते हैं, जैसे कि रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस। ये रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन बैलेंस है कंप्लीटली। और हमें अगर कहा जाए कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के बताइए, तो हम पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखेंगे, सॉरी, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे रिएक्टेंट को। हमने कार्बन को मेंशन श्योरली करा हुआ है, बट फाइनल एक्सप्रेशन लिखते समय हम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन को 1 रखने वाले हैं, जिसके चलते हमें यहाँ से इसे हटाना होगा, एंड देन वी आर लेफ्ट विद CO2 एंड O2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इज 1 बीइंग अ सॉलिड। क्योंकि ये सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन 1 ले लिया जाएगा। जिनका कंसंट्रेशन हम लोग 1 नहीं लेते हैं उनको भी मैं मेंशन कर दूं एक सेकंड नोट में। गैशियस, जितने भी गैस के कंटेंट हैं, जितना भी कोई सोल्यूशन स्टेट है, सोल्यूशन स्टेट में वैसे कोई भी हो सकता है, बट नॉर्मली वाटर को एज अ सॉल्वेंट लिया जाता है तो वो एक्वा सोल्यूशंस होंगे। इनके लिए हम कंसंट्रेशन को 1 के बराबर एज्यूम नहीं करते हैं। दिया गया हो तो ओके है, ये वैल्यूज हमें दी जाएंगी या क्वेश्चन में वहां पे आएंगी। तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या देखा है। तो हमने देखा आज लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसा मैंने बताया टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। देन रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा गया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो जो रेट है वो रिएक्शन का होगा, और इस रिएक्शन के रेट को हमने कह दिया है कि ये पूरी तरह डिपेंड करने वाला है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे नहीं। जो भी रिएक्टेंट जितना ज़्यादा लेके चलेंगे उतना ज़्यादा रेट होगा। हमने इसको डिफाइन करा, हमने बताया कि अगर कोई भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं तो कोएफिशिएंट्स को हमें पावर पे रेस करना होता है, जैसा इस एक्सप्रेशन में हमने देखा। देन हम चले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी, A प्लस B गिव C प्लस D। इस रिएक्शन में हमने फॉरवर्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखा यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने बैकवर्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखा यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। देन हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड। वैल्यूज को पुट करके हमने K को डिफाइन करा, जो ये जनरल वैल्यू है जो बहुत ही ज़्यादा काम की है हमारे लिए। देन हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए और ये बात एज अ नोट दी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन हम एज्यूम करते हैं 1। तो जब भी आप K लिखिएगा तो उसमें इन वैल्यूज़ को 1 ज़रूर लिखिएगा। अगर आप उन्हें मेंशन रखते हैं तो वो एक्यूरेट K का एक्सप्रेशन नहीं माना जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे KP और KC के बीच का रिलेशन। आज हमने जो K पढ़ा है वो सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म्स में है, इसलिए हम इसे लिखते हैं KC, C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। देन इसी तरह से हम प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं जब हम गैशियस कंटेंट लेके आए होंगे तो KP और KC को डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।